बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे, आज मिला नए साल का छोटा सा गिफ्ट। आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में कोल्ड डे की स्थिति बनी, अब चलेगी भीषण शीतलहर, मौसम विभाग ने दी बड़ी जानकारी। इस्तीफा मंजूर करने के लिए नीतीश से लड़ना पड़ा, ललन सिंह का बड़ा बयान। क्या आप जानते हैं नीतीश कुमार के पास है कितनी संपत्ति? उनसे अमीर है उनके कैबिनेट मंत्री। नीतीश कुमार ने जारी किया अपनी संपत्ति का ब्यौरा, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। तेजस्वी यादव के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, तेज प्रताप यादव BMW समेत लग्जरी कार के हैं मालिक। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लगाया आरोप, कहा बिहार में सनातनी तीर्थों की हो रही है उपेक्षा। दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग दंपति पर तेजाब फेंक करके भागा युवक, हालात गंभीर, पेंशन को लेकर के धमकी देने वाले बेटे पर शक। नए साल में बदलेगी बिहार के गांव की तस्वीर, जाने नीतीश सरकार का न्यू ईयर विलेज डेवलपमेंट प्लान। नए साल में बिहार के ये दर्जन भर सड़क प्रोजेक्ट होंगे पूरे, पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर भी मिल सकती है खुशखबरी। नीतीश कुमार के तेवर ने कांग्रेस को कर दिया परेशान, बनाए जा सकते हैं इंडिया ब्लॉक के संयोजक। वहारे शराबबंदी, नए साल के मौके पर खुलेआम सब्जी के ठेले पर बेचा जा रहा है देसी दारू, देख करके आप भी रह जाएंगे दंग। साल के पहले दिन सीएम नीतीश कुमार की आंखें हुई नम, अपनी मां को श्रद्धांजलि देने नालंदा पहुंचे थे। मानसिक गुलामी का मार्ग है मंदिर, अयोध्या समारोह के बीच लालू यादव के घर आरजेडी ने लगाया पोस्टर, आखिर क्या है इसके पीछे का एजेंडा, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। 1 घंटे में दिल्ली से बिहार पहुंचा देगी चाइना की अनोखी ट्रेन, स्पीड जान करके चकरा जाएगा दिमाग। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? इंडिया में सीएम नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर की आरजेडी ने कही बड़ी बात। कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है खास थेरेपी, मिल सकती है नई जिंदगी। नए साल में सोना होगा और महंगा, 70,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है कीमत। नए साल में भी चलेगा के पाठक का डंडा, स्कूलों की जांच के लिए जारी हुआ शेड्यूल, जाने क्या है पूरी बात। बिहार की बेटी ने किया कमाल, मिस इंडिया 2023 के चौथे राउंड के लिए किया क्वालिफाई, इस जिले की है रहने वाली। ओबीसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष की हत्या के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को जान का है खतरा, जाने किससे बताया डर। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास आखिर कितनी संपत्ति है, जो वे कितनी संपत्ति के मालिक हैं। आपको बता दूं कि उनसे अमीर तो उनके कैबिनेट के मंत्री है। जी हाँ, राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की परंपरा के अनुसार सभी मंत्रियों के साल के अंतिम दिन अपनी संपत्ति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अपनी कई मंत्रियों से काफ़ी कम संपत्ति है, जब पिछले साल की तुलना में इस बार कमी भी दिख रही है। वैसे गोधन के मामले में नीतीश कुमार अपने मंत्रियों की तुलना में संपन्न हैं, जब वहीं प्रदेश के यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के अमीर मंत्रियों की श्रेणी में आते हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास साल 2022 में 28,135 की राशि नकदी राशि के रूप में थी, जो 2023 में घट करके 22,552 रुपये हो गई। जब बैंक में जमा राशि भी कम हो गई है। जहां पटना सचिवालय में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पिछले साल उनकी जमा राशि 25,414 रुपये थी, जो घट करके 22,039 रुपये हो गई है। पंजाब नेशनल बैंक में बोरिंग रोड शाखा में मुख्यमंत्री ने 23,831 रुपये जमा किए हुए हैं। जी हाँ,
वाहन के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक स्पोर्ट गाड़ी है, जी हाँ, जो पिछले साल भी उनके पास थी। मुख्यमंत्री के नाम से कृषि योग्य जमीन नहीं है। 1000 वर्ग फुट का एक फ्लैट दिल्ली में है, जिसे उन्होंने 2004 में 13,78,330 रुपये में खरीदा था। जब पिछले साल यानी कि 2022 में इसकी बाजार कीमत 58,85,000 रुपये थी, जो अब बढ़ करके 1,48,00,000 रुपये हो गई है। जब नीतीश कुमार के नाम से किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। उनके पास 13 गाय और 10 बछड़े हैं, जिनकी कीमत 1,45,000 रुपये है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री की संपत्ति की घोषणा के अनुसार मंत्री तेजस्वी यादव के 2 बैंक अकाउंट हैं, जिनमें 38 लाख रुपए जमा है। जहां पीपीएफ अकाउंट में 15,44,000 रुपए जमा है। एसबीआई की सचिवालय शाखा में उनका एक बैंक खाता है, जिनमें 33,000 रुपए जमा है। 2 बैंक खाते ऐसे हैं जो संयुक्त है। ये तेजस्वी की मां राबड़ी देवी और फिर बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नाम है। जय इस बैंक खाते में 39 लाख रुपए से ज़्यादा रकम जमा है। यह 2 अन्य बैंक खाते पत्नी राजश्री के नाम है, जिनमें 5.5 लाख रुपए से अधिक जमा है। जय शेयर में उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख से अधिक का निवेश किया हुआ है। शेयर बाजार में तेजस्वी के पास 200 ग्राम सोने के जेवरात हैं, जहाँ उनके अलावा हीरे भी है, जिनकी कीमत 10,46,000 रुपये है। पत्नी राजश्री के पास 480 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी है। वहीं पर तेजस्वी की पत्नी कात्यायनी के पास 200 ग्राम सोने के जेवर और हीरे हैं, जिनकी कीमत 9,53,000 है। कात्यायनी के पास 1 किलो के करीब चांदी भी है। तेज प्रताप और तेजस्वी के नाम पर फुलवाड़े में कृषि योग्य 9 जमीन के टुकड़े हैं। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फिर आपके सामने एक बेहतरीन मौका सामने आया है, जहां बिहार विधानसभा में कई पदों के लिए भर्ती निकली है। जहाँ इसके लिए 10वीं और फिर 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। बिहार विधानसभा ने इन भर्तियों को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जहाँ इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2024 से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 जनवरी 2024 तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। कुल 183 वैकेंसी निकली है, जिनमें गार्ड की 80, ऑपरेटर की 40, ड्राइवर की 9 और फिर अटेंडेंट के 54 पद भरे जाएंगे। अप्लाई करते समय ऑनलाइन फीस भरना होगा। जो ऑफिस अटेंडेंट पदों के लिए 400 रुपये, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 600 रुपये और फिर सिक्योरिटी गार्ड के लिए 675 रुपये तय किया गया है। शैक्षणिक योग्यता और फिर उम्र सीमा तय की गई है। जहाँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए 12वीं पास या फिर समकक्ष होना जरूरी है। वहीं पर इन पदों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और फिर अधिकतम 25 साल होना चाहिए। डाटा एंट्री के लिए 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जहाँ न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 37 साल तय की गई है। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों को नए साल में भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस नए साल में भी 2023 में शुरू हुआ स्कूलों का औचक निरीक्षण जारी रहेगा। और फिर अगर औचक निरीक्षण में टीचर अब्सेंट या फिर कार्य में लापरवाही में पकड़े गए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जहाँ औचक निरीक्षण को लेकर के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया गया है और फिर उस पत्र में अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है, जिन्हें स्कूलों का औचक निरीक्षण करना है। दरअसल पिछले साल 2023 में ही के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया था। जहाँ इसके बाद के पाठक ने स्कूलों के औचक निरीक्षण का अभियान शुरू किया था। जहाँ इस निरीक्षण में देर से पहुँचने वाले या फिर स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। जब वेतन कटौती से लेकर के वेतन बंद और फिर सेवा से बर्खास्त करने जैसे सख्त कदम उठाए गए थे। आपको बता दूं कि शिक्षकों के साथ ही 23 लाख से ज्यादा उन छात्र छात्राओं के नाम स्कूल से काट दिए गए थे, जो स्कूल में एडमिशन तो कराए हुए थे पर क्लास करने नहीं आते थे। जहाँ उनमें से अधिकांश निजी स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ और फिर सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूलों में नामांकन कराए हुए थे। अब स्कूलों में सामान्य पढ़ाई के साथ ही प्रैक्टिकल और एवं खेल कूद और फिर गणित गतिविधियों के बच्चों को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में बिहार में 10 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बिहार में इन सड़कों का निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। यह खबर के अनुसार इन 10 सड़कों के निर्माण पूरा होने से कई जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे बिहार के विकास में भी तेजी आएगी। जहाँ साथ ही साथ इस सड़क पर लोगों को आवागमन भी बेहतर और फिर आसान हो जाएगी। साथ ही जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बिहार के नवादा की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। जी हाँ, बिहार की बेटी स्मृति ने मिस इंडिया 2023 के चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्मृति मूल रूप से बिहार के भागलपुर की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल वह पूरा परिवार नवादा में रहता है। बिहार की बेटी स्मृति दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रही है। स्मृति के पिता संतोष भगत व्यवहार न्यायालय में मुलाजिम हैं और फिर माँ सारिता भगत प्रिंसिपल हैं। स्मृति ने नवादा के डीएसपी स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की है। उन्होंने आगे पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया और फिर फिलहाल दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रही है।
मिस इंडिया 2023 के चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली स्मृति दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रथा यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर रही है। नवादा की स्मृति ने मिस इंडिया 2023 के लिए भाग लिया है, जहां मिस इंडिया के चौथे दौर के लिए स्मृति क्वालिफाई कर ली है। दोस्तों 23 दिसंबर को सीवान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष की अपराधियों ने गोली मारकर की जान ले ली थी और अब एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान को अपराधियों ने जान से मार देने की धमकी दी है। उन्होंने डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर के खुद की सुरक्षा की मांग करते हुए धमकी देने वाले आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। सोशल मीडिया एक्स पर मिली धमकी के लिए पुलिस ने अख्तरुल ईमान ने डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर के अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर किसी युवक ने जान से मार देने की धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि किशनगंज और फिर पूर्णिया पुलिस को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर धमकी मिलने की जानकारी दी है, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद मजबूर होकर के उन्होंने डीजीपी, आईजी और गृह सचिव को पत्र लिखकर के जान माल की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अलग अलग जिलों का दौरा करता हूं और फिर अगर कोई भी अनहोनी हो जाती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जान माल, इज्जत, आबरू सब कुछ दांव पर है और फिर इसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों बिहार के सभी शहरों में, सभी जिलों के सभी शहरों में जाम की समस्या कोई नई नहीं है। जब बिहार के कई शहरों में इससे लोगों को सामना होता है, जब राजधानी पटना में भी इसे अछूता नहीं है। जब इनके अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और नालंदा का बिहार शरीफ भी शामिल है। जब हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार इसे लेकर के कदम उठाया जा रहा है। उनकी कोशिश यही है कि कैसे ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहें और फिर लोग सड़कों पर आराम से आवाजाही कर सके। इसी को लेकर के राजधानी पटना में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में बैठक की। इसमें ट्रैफिक सर्वे को लेकर के जरूरी प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि रोजाना राजधानी पटना में बड़ी संख्या में गाड़ियां जाम में फंस जाती है, जहाँ इससे आने जाने वालों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। जहाँ इसी से निजात को लेकर के सरकार की ओर से कवायद शुरू हुई है। जब बताया जा रहा है कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ है कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और नालंदा में ट्रैफिक सर्वे होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये शहर ट्रैफिक फ्री सिटी हो जाएंगे। दोस्तों नया साल 2024 का आगाज एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती से हुआ है। जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के आज रेट जारी कर दिए हैं। जहां आज यानी कि कल ही जारी किए हैं। कल 1 जनवरी 2024 से एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। जहां कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज मामूली सी बदलाव हुई है। जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं जिस सिलेंडर का, उस सिलेंडर में कोई भी कमी नहीं आई है। जहाँ जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो होटलों में इस्तेमाल किए जाते हैं बड़े बड़े सिलेंडर, 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर, उनमें कमी हुई है। आपको बता दें कि 2024 यानी कि इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। जब चुनावी साल होने के कारण एक बड़ी चुनौती कटौती की उम्मीद थी, क्योंकि 2019 में पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को नए साल का गिफ्ट दिया था। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 120 रुपये कम कर दिए हैं। जब दिल्ली में सिलेंडर 809 रुपये से 679 रुपये आ गया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के रेट आज जो कम हुए हैं, वह नए साल के गिफ्ट के रूप में टॉफी है। दोस्तों विपक्षी गठबंधन इंडिया की राह आसान नहीं है। जहां सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फंसे पेच के बीच बिहार में राजद और जेडीयू के बीच बड़ी खटास ने गठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ को महत्व नहीं दे रहे हैं। जब दूसरी ओर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने सीट बंटवारे को उलझा दिया है। मुश्किल ये है कि गठबंधन की अगली बैठक से पहले सीट बंटवारे से संबंधित फॉर्मूले पर रविवार तक सहमति बन जानी चाहिए थी, मगर इस दिशा में गठबंधन एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाया। इस मामले में सबसे अहम दाव बिहार के सीएम नीतीश कुमार का है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को चलता करके खुद इस पद पर आए सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के नेता के तौर पर अपना दावा पेश कर दिया है। दावेदारी में मजबूती लाने के लिए नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के सवाल पर पूरे देश में घूमने की योजना बनाई है। जी हाँ, ये योजना ऐसे समय में बनाई है जब गठबंधन की इसी महीने हुई बैठक में टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन के नेता के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था। आरजेडी की रणनीति थी कि नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता या फिर संयोजक बनाकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाए। इसके लिए राजद ने जदयू के अध्यक्ष पद से हटाए गए ललन सिंह को साधा था। जब इसके उलट नीतीश कुमार की योजना बिहार का सीएम रहते गठबंधन का नेता बनने की है। जय नीतीश ने राजद के दाव के काट के लिए ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बलि ले ली।
अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देशव्यापी दौरे की योजना बनाकर के नीतीश कुमार ने गठबंधन के नेता के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। वहीं पर गठबंधन की मुश्किल बिहार में राजद और जदयू के रिश्ते में आई खटास है। जेडीयू के नेता नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि राजद ने तेजस्वी की ताजपोशी के लिए ललन सिंह के साथ मिलकर के पार्टी को तोड़ने की साजिश रखी। जाहिर तौर पर इसके बाद राजद जदयू के बीच अविश्वास का वातावरण तैयार हुआ। विपक्षी गठबंधन इंडिया बचेगा या नहीं, इसकी तस्वीर इसकी अगली बैठक में साफ हो जाएगी। हालांकि सवाल है कि सीटों के बंटवारे में फंसे पेच के बावजूद बैठक बुलाई भी जाएगी या नहीं। जब फिर नेता पद के लिए नीतीश कुमार की ओर से पेश की गई दावेदारी के अलग इतर सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में खाली हाथ रखने के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी, जहां वह चाहेगी कि क्षेत्रीय दल भी उसके लिए दिल बड़ा करें। विपक्षी गठबंधन कितना अस्थायी है, सीटों के बंटवारे को फॉर्मूला सामने आने के बाद ही इसका पता चल पाएगा। ताज़ा स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव गुटका शिवसेना, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में राजद जदयू, दिल्ली पंजाब में आप और फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस को भाव देने की मूड में नहीं है। जी हाँ, चूंकि बिहार में गठबंधन का दायरा बहुत बड़ा है, ऐसे में राजद जदयू कांग्रेस को 2-3 सीटों पर, बंगाल में ममता बनर्जी 2-3 सीटों पर, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इतनी सीटें देना चाहती है। इसकी वजह से अब मुश्किलें बढ़ गई है। दोस्तों, बिहार में ठंड अब तेज हुई है। जहां 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली पछुआ हवा से बिहार में कोल्ड डे की स्थिति बन गई है। जहां रविवार को पटना में पूरे राज्य में सर्वाधिक ठंड रही। यहां उच्चतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री कम 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहां यहां का न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां एक तरह से सीवियर कोल्ड डे रहा। जहां इसी तरह रविवार को मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। दरअसल इन जगहों पर न्यूनतम और फिर अधिकतम तापमान में केवल 1 से 3 डिग्री के बीच अंतर दर्ज किया गया है। जहां इन दोनों जगहों पर अधिकतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कोल्ड डे और फिर शीतलहर की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जहां इसके अलावा राज्य के यानी कि बिहार के कुछ अन्य भागों में मसलन गया, पूर्णिया, वाल्मीकि नगर में कमोबेश कोल्ड डे की स्थिति रही। या कुछ स्थानों पर शीतलहर की भी स्थिति देखी गई है। अधिकतर जगहों पर उच्चतम तापमान सामान्य से 4 से 9 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। बिहार में जबरदस्त ठंड महसूस होते ही IMD ने यानी कि मौसम विभाग ने अभी तक शीतलहर घोषित नहीं की है। हालांकि अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक है। जहाँ उदाहरण के लिए पटना में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। गया और पूर्णिया में सामान्य से 4 डिग्री अधिक बना हुआ है। IMD यानी कि मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने कहा है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है। जहाँ राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है। जहाँ पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होते जा रहा है। इसी की वजह से 3 से 5 तारीख के बीच दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। दरअसल ये स्थिति तब बनती है जब सर्दियों की हवा में नमी की मात्रा सामान्य से काफ़ी अधिक होती है। जैसे सोमवार को मंगलवार तक राज्य में यानी कि बिहार में कड़ाके की ठंड बने रहने का पूर्वानुमान है। जहाँ कोहरा भी छाया रहेगा। हालांकि बुधवार से ठंड में कुछ कमी आएगी। ये देखते ही राज्य के यानी कि बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। जहाँ कुछ जगहों पर हल्की बरसात होने का भी पूर्वानुमान है। इसके बाद एक बार फिर से ठंड जोर पकड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस बार शीत दिवस या फिर लहर की शुरुआत देरी से हुई है। इसके कारण कम से कम 25 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना बिल्कुल कम है। 2 जनवरी से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रविवार को अपने इस्तीफे के पीछे की कहानी उजागर करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहस की थी, जो उनके इस्तीफे के फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ललन सिंह ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार मेरे फैसले से सहमत नहीं थे। मैंने उनसे मेरा इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया और कहा कि मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करना है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यभार के कारण मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में समय देने में असमर्थ हूं। यदि मैं लगातार वहां नहीं जाऊंगा तो फिर मेरा चुनाव अभियान प्रभावित होगा। तब वे सहमत हुए और फिर मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ललन सिंह ने कहा है कि उन्होंने मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जब मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। तब नीतीश कुमार जी ने मुझसे कहा था कि यदि आप नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। दोस्तों, भारतीय महिला राजनेता और लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी के जन्मदिन पर इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि महिला राजनेता है
वे जाने माने राजनीतिज्ञ लालू प्रसाद यादव की पत्नी हैं। राबड़ी देवी ने राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री का पद 3 बार संभाला। जहां वे एक पारंपरिक गृहिणी हैं। जब शुरुआत में उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब वे मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई तो फिर भारतीय राजनीति इतिहास में कईयों को बड़ा झटका लगा। इसके साथ ही राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी का जन्म 1956 में बिहार के गोपालगंज में हुआ था। उन्होंने 8वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। सन 1973 में राबड़ी देवी का लालू प्रसाद यादव से विवाह हुआ था, जहां इसके 7 बेटियां हैं और फिर 2 बेटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। जब उनके पति लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दोषी पाए गए तो फिर उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। जहां इसके बाद एक अभूतपूर्व घटना हुई जब 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, जब वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह चुकी है। जब 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक, फिर 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक, फिर 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रही। दोस्तों, सीने में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब पिछले 5 दिनों से उनका इलाज पारस हॉस्पिटल में चल रहा है। इस बात की जानकारी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुई तो वे उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। इस दौरान मंत्री विजय चौधरी भी सीएम नीतीश कुमार के साथ थे। शिवानंद तिवारी से मिलकर के सीएम नीतीश कुमार ने उनका हालचाल जाना और फिर डॉक्टर से भी बातचीत की। डॉक्टरों ने बताया है कि शिवानंद तिवारी की तबीयत अब बिल्कुल भी ठीक है, जब कल सोमवार को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। आपको बता दूं कि जेडीयू के अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते शनिवार की देर शाम पटना पहुंचे थे। जब पटना पहुंचने के बाद उन्हें पता चला है कि शिवानंद तिवारी अस्पताल में भर्ती है। जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ शिवानंद तिवारी से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे बातचीत की और फिर कुल क्षेम पूछा। दोस्तों, भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में प्रत्येक साल यानी कि हर साल आने वाले पर्यटकों में भारी कमी पर चिंता जताते हुए कहा है कि मौजूदा बिहार सरकार तुष्टिकरण की राजनीति में पकड़ के किसी भी सनातन के तीर्थ स्थलों के विकास पर विचार करने से कतरा रही है। यह इतना ही नहीं, प्रत्येक नगर निकायों में हर महीने लाख रुपए का बंदरबाट हो रहा है, लेकिन सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति किया जाता है। जहां खास करके गया, बोध गया, पट्टन देवी एवं सीतामढ़ी जैसे पावन तीर्थ स्थलों पर सफाई की व्यवस्था में कमी नजर आती है। जहां विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बोध गया जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर प्रत्येक साल लाखों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु एवं पर्यटक आते थे, लेकिन वहां के रबर डैम की दुर्गंध एवं गंदगी से फैल रही बीमारी के कारण पर्यटक आने से परहेज करने लगे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि दूसरे राज्यों में केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार मिलकर के अपने पर्यटन स्थल का विकास करके एक बड़ा आय का स्रोत बना रहे हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कहना है बीजेपी नेता का। दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने रविवार को कहा है कि नीतीश कुमार ने जब जेडीयू अध्यक्ष पद का पद स्वीकार करके राष्ट्रीय राजनीति में जाने का निश्चय पक्का कर लिया है, तब पूरी ताकत से वही काम करें और फिर बिहार के मुख्यमंत्री का पद किसी अन्य को सौंपें। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के एक पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और फिर परिणाम स्वरूप राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, शासन पर बालू शराब माफिया हावी है और फिर विकास ठप है, तब वे एक साथ 2 बड़े पदों का दायित्व कैसे निभाएंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यदि वे दोनों पदों पर बने रहते हैं तो फिर उनके देश व्यापी दौरे से बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिहार की शासन व्यवस्था और चौपट हो जाएगी। नीतीश कुमार मात्र 44 विधायकों की तीसरे नंबर की एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर नेता हैं, जब बिहार के बाहर न उनका कोई प्रभाव है और न ही दूसरे राज्यों में जेडीयू का कोई भी सांसद विधायक हैं। बिहार से सटे यूपी के बनारस में तो नीतीश कुमार को रैली स्थगित करनी पड़ी क्योंकि भीड़ नहीं जुटने का अंदेशा था। झारखंड और हरियाणा में इनको सुनने को कौन आएगा, वहां भी शो रद्द करना पड़ सकता है। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि किसी पार्टी के नाम या फिर उसके शीर्ष पद के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ लेने भर से ऐसे दल के अध्यक्ष को जनता राष्ट्रीय नेता नहीं मान लेती है। कोई भी किसी को भर्व पालने से रोक तो सकता नहीं है। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में वारिसनगर थाना क्षेत्र के रहुआ पूर्वी वार्ड 6 में दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग दंपति पर किसी ने तेजाब फेंक दिया, जब दोनों को ग्रामीणों की मदद से स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र में भर्ती कराया गया है। जब पीड़ितों की पहचान वारिसनगर थाना क्षेत्र के रहुआ पूर्वी निवासी 75 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक
रिपु सुदन ठाकुर और फिर उनकी पत्नी 70 वर्षीय पत्नी गायत्री देवी के रूप में की गई है। यह दंपति के पुत्र सुधांशु ने अपने ही छोटे भाई पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। यानी कि बेटी ने ही बाप के ऊपर तेजाब फेंक दिया है। हाय रे कलयुग। आपको बता दें कि मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। यह पीड़ित दंपति के पुत्र सुधांशु कुमार ने बताया कि रविवार शाम पिताजी और मां दरवाजे पर बैठे थे। इस दौरान पीछे से किसी ने दोनों के शरीर पर तेजाब फेंक दिया। माता पिता के चिल्लाने पर पहुंचे, इससे पहले आरोपी भाग निकला। पीड़ित दंपति के बेटे ने बताया है कि वे 3 भाई हैं। जब बड़े भाई अरविंद कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। छोटा भाई संतोष कुमार मुजफ्फरपुर में प्राइवेट नौकरी करता है। वह पैतृक जमीन और फिर पिता की पेंशन के बंटवारे को लेकर के कई बार पूर्व में धमकी दे चुका था, जबकि पहले ही भाइयों के बीच पैतृक जमीन का बंटवारा हो चुका है। जब वह बलपूर्वक पिता से पेंशन का आधा हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन पिता राजी नहीं थे। दोस्तों, देश भर में विभिन्न फलों की खेती की जाती है। जी हाँ, बिहार में भी कई तरीके के फ्रूट्स की खेती की जाती है, जिसमें लीची बेहद ही खास है। लेकिन अब सरकार ने पपीते की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान भाइयों को सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। इसकी खेती करने वाले किसानों को बम्पर सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें कि दरअसल पपीता की खेती बेहद ही फायदेमंद व्यवसाय है। पपीता एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जिसे दुनिया भर में खाया जाता है। बागवानी क्षेत्र में पपीता की खेती की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार बिहार के किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत सरकार किसानों को पपीते के बाग लगाने के लिए भारी सब्सिडी देती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को पपीते की खेती के लिए 75% सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार ने पपीता की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 60,000 रुपए की इकाई लागत निर्धारित की है। किसानों को इस पर 75% यानी कि 45,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 1 हेक्टेयर में पपीता की खेती के लिए सिर्फ 15,000 रुपए खर्च होंगे। जो किसान भाई बिहार में पपीते की खेती करना चाहते हैं और फिर सरकार की योजना का फायदा लेना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक साइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन करना होगा। जहां ज़्यादा जानकारी के लिए किसान भाई आधिकारिक साइट या फिर नज़दीकी उद्यान विभाग के कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, चंद महीने पहले ही छठ का महापर्व खत्म हुआ। इस दौरान देश के तमाम हिस्से से कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें पूर्वांचल और बिहार जाने वाले की भीड़ देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर देखी गई। या ट्रेन की बोगियों में लोग ठूस ठूस करके भरे हुए थे। ऐसे में अगर कोई ऐसी ट्रेन हो जो महज 1 घंटे में आपको दिल्ली से बिहार पहुंचा दे, तो फिर बोगियों की ओवरलोड की समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर के कई लोग हैरान हो गए होंगे, लेकिन चीन एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन एक कम वैक्यूम पाइपलाइन के अंदर चलेगी, जिसे मैगलेव ट्रेन कहा जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि चीन ने इस ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया है। इसका ट्रायल चीन के सांसी इलाके में किया गया है, जहां इस एक्सपेरिमेंट के तहत करीब 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से ट्रेन को गुजारा गया। इस ट्रेन की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। एक्सपर्ट इसे अल्ट्रा हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन यानी कि मैगलेव कह रहे हैं। इस ट्रेन का परीक्षण चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि CASIC द्वारा किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के तहत रिसर्चर्स ने 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में वैक्यूम क्रिएट किया। इसके बाद पाइपलाइन के अंदर ट्रेन का संचालन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इसे भविष्य में हांगझोउ से शंघाई के बीच चलाने की तैयारी है। CASIC के वैज्ञानिक ली पिंग के मुताबिक इसके शुरुआती प्रयोग में चीन को सफलता मिल चुकी है। इस दौरान ट्रेन की डिजाइन, स्पीड और फिर नेविगेशन की जांच की गई है। इस प्रयोग से जुड़े हुए रिसर्चर बताते हैं कि ट्रेन ने सभी टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन इसे वार्निंग कंडीशन में लाने में काफ़ी खर्च आने वाला है। आपको बता दें कि टेस्टिंग के दौरान ट्रेन की स्पीड महज 623 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी। भविष्य वैक्यूम के सहारे इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। वहीं इस चर्चाओं पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सोमवार को कहा कि सीएम नीतीश कुमार खुद बोले हैं कि उनको इंडिया गठबंधन में कोई भी पद नहीं चाहिए, ना कुछ बनने की उनकी कोई इच्छा है। इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। जब गठबंधन के तमाम दल आपस में बैठ करके हर मुद्दे पर निर्णय ले लेंगे। जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वह बातें एकदम फालतू और बकवास है। महागठबंधन एकजुट है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार ने बीजेपी मुक्त भारत का संकल्प लिया था। जब उसी संकल्प को लेकर के इस नए साल में आगे बढ़ना है।
जहां इसी साल लोकसभा चुनाव है। विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। गैर बीजेपी दलों की एकजुटता से नीतीश खुश हैं। आपको बता दें कि इन दिनों सीएम नीतीश कुमार के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। यह ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जब कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम नीतीश कुमार से बात की थी। नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाए जाने पर कांग्रेस विचार कर रही है। जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं में हलचल है। नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश तेज कर दी गई है। नए साल में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी देने की खबर है। दोस्तों, कैंसर एक खतरनाक और जटिल बीमारी है जो जिंदगी को काफ़ी मुश्किल और दर्द से भर देता है। कई बार लोगों को इस डिजीज़ के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है, जब कुछ अपनों को खो देते हैं। कैंसर के लिए जिम्मेदारी फैक्टर्स को लेकर के अक्सर बात की जाती है, लेकिन पक्का इलाज आमतौर पर तभी मुमकिन हो पाता है जब बीमारी का पता शुरुआती स्टेज में चले। हालांकि एक उम्मीद की किरण है कि जिस पर इंडिया के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट भरोसा करते हैं। हम बात कर रहे हैं थैरानोस्टिक्स की। ये एक खास तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें रेडियो एक्टिव ड्रग के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यह दिल्ली के एम्स अस्पताल में ये थेरेपी पिछले 15 साल से दी जा रही है। जहाँ इसमें कैंसर का पता लगाया जाता है और फिर ट्यूमर को ट्रीटमेंट होता है। जहाँ एम्स के मुताबिक इसके जरिए पेशेंट को कम से कम 2 साल की ज़िंदगी मिल जाती है। जहाँ कहते हैं कि प्रतिभा किसी जगह और फिर किसी व्यक्ति के मोहताज नहीं है। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी भी नहीं है। जहाँ बिहार में बड़ों से लेकर के बच्चों तक हर तरह के काम में नई प्रतिभा देखने को मिलती है, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। यहाँ के लोग देश के कोने कोने तक अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। अभी हम आपको एक ऐसे ही प्रतिभावान छात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम नजराना खानम है। इस छात्रा ने एक ऐसा बैग को तैयार किया है जो अब चोर को चोरी करने के लिए सोच में डाल दे। आपको बता दूं कि ये छात्रा सिर्फ 8वीं कक्षा की है जो इस अनोखे बैग को तैयार किया है। आपको बता दूं कि ये एक ऐसा बैग है जिसे किसी अनजान व्यक्ति की छूते ही या फिर लेकर के भागते ही सायरन बजना शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बैग की वजह से चोरी होने की घटना में कमी आ सकती है। जहाँ वैसे छात्रा के अनुसार ये बैग बनाने में 20 दिन का ही मात्र समय लगा। आपको बता दें कि छात्रा कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के मंझेली की रहने वाली हैं। नजराना खानम ने बताया है कि वे अपने शिक्षक के सहयोग और फिर वे खुद की मेहनत से ये बैग बनाया है। नजराना खानम बताती हैं कि अभी वे 8वीं कक्षा की छात्रा है, आगे वे डॉक्टर बनना चाहती है। जो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उसकी दीदी ट्रेन से सफर के दौरान कटिहार आ रही थी। इसी दौरान उनकी बैग चोरी हो गई। जब उसी समय से उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक ऐसा बैग तैयार करेंगे जो किसी अनजान व्यक्ति के छूते ही सायरन बजने लगेगा, जिससे बैग चोरी होने से बचा जा सकेगा। जहां इसी को लेकर के लगभग 20 दिन मेहनत करने के बाद और फिर महज 1000 रुपये की लागत से तैयार किया गया है ये बैग। नजराना खानम ने बताया है कि इस बैग में 2 स्पीकर, 1 बैटरी और फिर 1 सेंसर लगाया गया है। ये पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल बैग है। नजराना खानम बताती हैं कि इसमें बैटरी और स्पीकर का साइज छोटा या फिर बड़ा भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर के प्राणपुर प्रखंड यानी कि कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के मंझेली की रहने वाले नजराना खानम द्वारा तैयार किए गए इस बैग की सराहना चारों ओर हो रही है। वहीं इसको लेकर के नजराना खानम के पिता वाली आजम कहते हैं कि उन्हें बेटी द्वारा तैयार किए गए इस बैग पर काफ़ी गर्व है और फिर वे अन्य बेटियों से भी मेहनत करने की अपील कर रहे हैं। जी हाँ, आप ये कैसे पता लगाएंगे कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां आपने बाजार से खरीदी है वो मिलावटी है या नहीं? क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां कई तरीके का फायदा देती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सब्जियों में मिलावट को चेक कैसे करते हैं। जी हाँ, हरी सब्जियों का सेवन कितना फायदेमंद होता है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अक्सर सलाद के तौर पर कच्ची सब्जियों के सेवन की सलाह दी जाती है, मगर ज्यादा चमकदार और ताजा दिखाने के लिए सब्जियों को सिंथेटिक रंगों से रंगा करके बाजार में बेचा जा रहा है, जो कि सेहत के साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक खिलवाड़ है। जब मिलावटी पदार्थों में असली नकली का फ़र्क करना देखने में कठिन होता है, वहीं पर FSSAI ने एक तरीका बताया है जिससे सब्जियों में मिलावट का पता कर सकते हैं। जी आपको बता दूं कि आज के समय में खाने पीने की हर चीज़ में मिलावट देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोगों ने अब तक शक्कर, दालों और फिर दूध के बारे में सुना होगा, लेकिन सब्जियां और फिर फल भी इससे अछूता नहीं है। बाजार में मिल रही मिलावटी सब्जियां और फिर फल लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। या कुछ व्यापारी सब्जियों को जल्दी पकने के लिए कीटनाशकों का इंजेक्शन लगाते हैं, या कुछ सिंथेटिक रंग या फिर मेलाकाट का हरा और फिर मोम का
लेप मिलाते हैं। यदि सब्जियां ज्यादा चमकदार नजर आए तो फिर आप समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दुकानदार सब्जियों में चमक लाने के लिए उसमें रंग और फिर केमिकल मिलाते हैं। जब पानी में केमिकल मिलाया जाता है उसके बाद सब्जियों में इसे डुबा करके उन्हें ताजा रंग और फिर चमक दी जाती है। जब रोजाना शरीर में पहुंचने वाले खाद्य पदार्थ सेहत पर सीधा प्रभाव डालते हैं। वहीं पर सबसे बुरी बात यह है कि इसमें होने वाली बीमारियों का पता भी काफी देर से चलता है। जब बच्चों के लिए तो मिलावटी खाद्य पदार्थ और भी ज्यादा नुकसानदायक है। जब मिलावटी पदार्थों में असली नकली का फर्क करना देखने में कठिन होता है। ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने एक घरेलू और आसान उपाय बताया है जिससे आप सब्जियों में मिलावट का पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिक्विड पैराफिन में भिगोया हुआ एक कॉटन का कपड़ा ले और फिर इसे सब्जियों के ऊपरी हिस्से को रगड़े। या अगर सब्जी का हरा रंग कपड़े पर लग रहा है तो फिर समझ लें कि सब्जी में मिलावट की गई है। या वहीं अगर कपड़े का रंग नहीं बदलता है फिर तो समझ लें कि सब्जी में मिलावट नहीं है। वहीं पर दूसरी तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो वहीं पर एक आप लिक्विड पैराफिन में डूबा हुआ एक रुई का बॉल ले। इस बॉल से हरी सब्जियों की बाहरी सतह पर मलें यानी कि उसको घिसें। रुई का रंग नहीं बदला तो फिर समझो कि सब्जी मिलावट नहीं है, सब्जी बिल्कुल असली है। और अगर रुई हरी हुई तो फिर सब्जी मिलावटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेलाकाइट ग्रीन है क्या। तो आपको बता दूं कि ये आपकी सब्जियों को हरा रंग देने के लिए सबसे आम मिलावटों में से एक है। जी हाँ, इसके उपयोग से मनुष्य में गंभीर समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यानी कि NCBI के अनुसार मेलाकाइट ग्रीन का मछली पालन उद्योग में एंटी फंगल एजेंट के रूप में ज्यादा उपयोग किया जाता है। जहाँ इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में नायलॉन, ऊन, रेशम, चमड़ा और फिर कपास की रंगाई के लिए भी किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप जब भी बाजार से सब्जी लेकर आए हैं तो फिर आप देखें कि जो ज़्यादा हरी हो यानी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा, नेचुरल से ज़्यादा हरी लग रही हो तो और ताज़ा लग रही हो तो उसको आप ज़रूर चेक करें। और इस तरह से चेक करके आप पता लगा पाएंगे कि आखिर इस सब्जियों में मिलावट है या नहीं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।